मोनोक्रोमैटिक सोर्स, हमने मोनोक्रोमैटिक सोर्स के बारे में ये बात कही कि सिंगल वेवलेंथ सोर्स होगी, और ये सोडियम वेपर्स की भी हो सकती है, ये डिफरेंट चीज़ों की हो सकती है, बट हमने सिर्फ अभी फिलहाल एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स की बात की। अच्छा, देन उसके बाद हमारा डिस्कशन के ऊपर हुआ था, मैंने आपसे बात करने की कोशिश की थी वेव एनालिसिस के ऊपर, कुछ हमने कोहेरेंट टर्म पढ़ी थी, फिर हमने जो चीज़ें आगे लेके हम गए थे उसमें हमने वेव मिक्सिंग की, इंटरफेरेंस तक की बात की थी, और हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की ओवरऑल आपसे बात की थी। यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल? नो। जबरदस्त, गुड। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ है सारा का सारा वेव डेंसिटी की सुपरपोजिशन लेंस। ठीक है। अच्छा, अब हमसे आपसे बात करनी है एविडेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो एक तो एविडेंस ये है कि हम जो अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल्स यूज कर रहे होते हैं, वहां से हम बड़े आराम से एविडेंस निकाल सकते हैं कि भाई अगर मल्टीपल लाइट सोर्सेज हों, फॉर एग्जांपल एक लैम्प है और वी हैव टू लैम्प्स, तो obvious सी बात है कि लाइट यहाँ पे लो होगी, यहाँ पे हाई होगी। तो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक साउंड सोर्स हो और हमारे पास मल्टीपल साउंड सोर्सेज हो, यहाँ पे क्या होगा? लो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी, यहाँ पे हाई इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन इसी तरह से एक टर्म है जो नॉइस कैंसिलेशन की, मैंने आपसे डिस्कस की थी, वहां पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट किया जाता है अगर हमारे पास कोई वेव ऐसे आ रही हो, तो हम इसके ऊपर जिस वेव वेव को सुपरपोज करते हैं वो बिल्कुल इसका एंटी होती है, तो एक दूसरे को ये किल आउट कर देते हैं, रिजल्टेंट वेव इज नथिंग बट जीरो। इसकी एक बात मैंने आपसे की थी कि जहाज के अंदर होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स के अंदर ये काम हो रहा होता है। और दूसरी बात मैंने आपसे की थी कि अगर हम घर में कोई डायरेक्ट करंट सोर्स या सोलर पैनल्स वगैरह यूज करते हैं, तो उसको हम इन्वर्टर के थ्रू कन्वर्ट कर रहे होते हैं फिर एसी सिग्नल के अंदर, जो कि हमारा A2 के अंदर बहुत खतरनाक और बड़ा टॉपिक होगा कि एसी सिग्नल क्या होगा। यहाँ तक की बात। अभी तो प्रैक्टिकल कुछ एप्लीकेशन हो गई जिसका हमने डिस्कशन किया हुआ है, कर रहे थे। हम आज जो डिस्कशन करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि हाउ फिजिसिस्ट, हाउ साइंटिस्ट दे केम अप विद दिस आइडिया कि व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बहुत ही एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया। वो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था, तो भाई थे थॉमस यंग। इन्होंने उस जमाने में न्यूटन थ्योरी ऑफ लाइट को फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज किया। न्यूटन भाई का कॉन्सेप्ट ये था कि लाइट इज नॉट अ वेव, लाइट इज अ पार्टिकल। और जो पार्टिकल होता है वो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाता। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उन्होंने ये बात साबित कर दी। लेकिन थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में जिस चीज से नाम हासिल किया वो ये किया कि इन्होंने जिंदगी में पहली दफा हम लोगों को लाइट का वेव इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाया, जिससे ये बात कॉन्क्लूड की गई उस जमाने में कि लाइट वेव है। तो एक बड़ा लंबा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन ये है कि हम बेसिकली इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ना चाहते हैं और हम इनके एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस डिस्कस करना चाहते हैं। तो थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट जिस चीज से मशहूर है उसे हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये आपके पास उसकी एक छोटी सी फिगर मैंने बनवाई भी है, बनाई भी है आपको समझने के लिए। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि आपको ये फिगर याद नहीं करनी, आपको सिर्फ ये फिगर समझनी। 1 मिनट के लिए जरा मैं चुप होता हूँ, आप देखें इसमें क्या समझ में आता है, फिर मैं आपको समझाना शुरू करूँ।
तो अब हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, हमारे पास सबसे पहले तो एक लाइट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि ये लाइट सोर्स मान लें सोडियम वेपर्स की है, तो इसमें सिर्फ एक ही सिंगल वेवलेंथ हमारे पास। अब हम क्या करना चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंटरफेरेंस स्टडी करना चाहते हैं तो एक ही वेव अगर होगी तो वो किससे जाके मैच करेगी, ना उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकेगा या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर सकेगा। तो हमने ये किया कि हमने इस एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्सेस क्रिएट, जो आपको नजर आ रही है ए पे और बी पे। किया ये जाता है बेसिकली कि लाइट सोर्स के सामने बिल्कुल एक स्लिट रखी गई है या एक मेटालिक शीट रखी गई है जो कि बिल्कुल ओपेक है, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। इस शीट में दो होल्स कर दिया जाता है, उन दो होल्स से लाइट जरूर पास। तो वो जो दो होल्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी। अब आपको इसके बाद क्या नजर आ रहा है, एक ही वेव है जो मल्टीपल वेव्स में स्प्लिट हो गई है। तो अब आपको ये नजर आएगा कि ये वेव्स एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं, एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी कर रही हैं। और ये हर पॉइंट पे इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इन शेडेड पॉइंट्स पे इंटरफेयर। तो पहली चीज जो मैं आपको समझा सकूँ वो ये होगी कि आपके पास एक सिंगल लाइट सोर्स थी, आपने उससे कितनी वेव्स क्रिएट कर ली, दो वेव्स क्रिएट कर। फायदा क्या हुआ इस तरह से करने का, सर सीधा सीधा सा सवाल था, सर दो लाइट वेव्स ले लेते आप। तो अगर हम दो लाइट वेव्स ले लेते तो उसमें प्रॉब्लम ये होती कि जो वेव्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती, लेट से ए वेव है ये और ये बी वेव है, तो ये ए और बी वेव्स आइडेंटिकल नहीं रहती क्योंकि वो दो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही होती। तो दो डिफरेंट सोर्सेज को परफेक्टली आइडेंटिकल करने के लिए हमने एक ही वेव से दो वेव्स जनरेट करवाए। लेकिन अगर हम दो डिफरेंट सोर्सेज ले लेते, भले ही आप दोनों सोडियम की सोर्सेज ले लेते, भले ही आप दोनों जो है येलो लाइट की सोर्स ले लेते, बट उसके भी अंदर एम्पलीट्यूड की वेरिएशन हो सकती थी। हमें ये अंदाजा नहीं है कि वो वेरिएशन कितनी होगी और फ्लक्चुएशन कब होगी, तो हम इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्टेन करना है, हमने दो आइडेंटिकल वेव्स। अब ये बात तय है कि अगर यहाँ पे दो वेव्स हैं, जो आपके पास ये डबल स्लिट के बाद वाला इलाका है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इंटरफेरेंस हो रहा होगा। अब जहां जहां पे भी हमें वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हुई मिलेंगी, यानी कि क्रस्ट टू क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ ओवरलैपिंग होगी, उसको हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा है। जहां जहां पे भी एक दूसरे को अपोज करती हुई मिलेंगी, यानी कि क्रस्ट विद ट्रफ या ट्रफ विद क्रस्ट, तो वहां पे हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ये काम थॉमस यंग ने किया अपने एक एपरेटस से। वो एपरेटस आपने यूज नहीं करना, बट आपको ये समझ में आनी चाहिए फिर। तो सिंगल स्लिट का क्या मतलब है, सिंगल स्लिट ये कि एक ऐसी सर स्लिट अभी की कॉन्सेप्ट थोड़ा एक दफा ओपनिंग, वापस समझा देंगे। एक ऐसी ओपनिंग स्लिट की, बेटा बीच में मत बोलना प्लीज, जब मैं आपसे पूछूंगा ना तब बोलिएगा। स्लिट की एक ऐसी ओपनिंग जिसमें से लाइट पास हो रही है, और वो एक ओपनिंग से लाइट पास होके दो सब डिविजन्स में ए और बी में पास ऑन हो रही है, और ए और बी से हमने उस एक वेव के दो पार्ट्स बना दिए, ताकि वो आइडेंटिकल वेव्स हो, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उसकी वेवलेंथ सेम हो, उनकी स्पीड सेम हो, उनकी एनर्जी सेम, सब कुछ सेम। अब हमने ये कहा कि ये जो डबल स्लिट का कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमने एक ओपनिंग से दो स्लिट्स, दो लाइट सोर्सेज बनाए। हम तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, हजारों भी बना सकते हैं। जो हमारे पास आजकल के मॉडर्न डे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर्स होते हैं उसके अंदर कई कई हजार स्प्लिट्स होती हैं एक एक छोटे से पैटर्न का, तो हम वो भी बना सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस का क्या मतलब है, दो वेव्स मिक्स करेंगे। क्यों वेव मिक्स करेंगी, क्योंकि वो बहुत क्लोजली लोकेटेड है, वो एक दूसरे के रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में आ रही है। ये देखें, ये वाला जो इलाका है, ये मान लें वो इलाका है जहाँ पे ये दोनों वेव्स इंटरफेयर कर रही है। तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये कॉमन ग्राउंड है। ठीक है, अब इस कॉमन ग्राउंड में क्या हो रहा है, इस कॉमन ग्राउंड में या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। तो अब डबल स्लिट्स आपको नजर आ रही है, देन आपको इंटरफेरेंस पैटर्न के साथ साथ एक और चीज भी नजर आ रही है जिसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन या डायफ्रैक्टेड लाइट फ्रॉम स्लिट ए या डायफ्रैक्टेड लाइट फ्रॉम स्लिट बी। अच्छा, अब ये डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो डिफ्रैक्शन सिंपल बेंडिंग को कहते हैं। अब बेंडिंग क्यों की जाती है, तो इसको समझना इंतहाई आसान सी बात है, यानी कि पता नहीं क्यों इसको बहुत मुश्किल बनाया जाता है। इंतहाई आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लें ये मैं हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा आपको पता है मोटा सा आदमी हूँ, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं एक छोटे से पतले से दरवाजे में से गुजरने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या ख्याल है आपका,
मेरा गुजरना आसान होगा या मुझे थोड़ा सा बेंड होकर गुजरना पड़ेगा? उसका सीधा सा मतलब है कि सर आपको थोड़ा सा बेंड होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं आप मोटे आदमी हैं, तो आपको गुजरने में थोड़ी परेशानी होगी। आप अगर सीधा सीधा गुजरेंगे जैसे लोग गुजर रहे होते हैं, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सीना चौड़ा करके और हाथ निकाल निकाल के चलेंगे तो जाहिर है आप फंस जाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे। तो आपको दब पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर निकलना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट आई डिड वाज आई बेंडेड, आई ट्विस्टेड काइंड ऑफ। ठीक है, अब दैट ट्विस्टिंग इज इन टर्म्स ऑफ लाइट एंड विच इज डायरेक्शन। अब लाइट के साथ यहाँ पे क्या होता है, तो मान लें कि ये जो स्लिट है वो ओपनिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वाली स्लिट या ये वाली स्लिट, इसमें से कौन गुजर रहा है? लाइट वेव गुजर रही है। अब अगर वो वेवलेंथ इतनी बड़ी जाइंट है तो वो इसमें से कैसे जाएगी? तो उसको बेंड होना पड़ेगा ना, वो फंसेगी इधर उधर कॉर्नर्स पे लगेगी फिर निकलेगी। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में वेव स्पीड चेंज हो सकती है, इस प्रोसेस में वेव की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इस प्रोसेस में वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है, लेकिन इस प्रोसेस में लाइट की अपनी नेचर चेंज नहीं होती। वो हम आगे जाके तफसील से बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि बेंड हो। अच्छा, इसकी दो तीन एग्जांपल्स हो सकती हैं। वो इस तरह से हो सकती हैं कि जैसे हमारे स्कूल में तो आपको पता है कि अगर आप लोग सेल फोन यूज कर रहे होते हैं तो सिग्नल ड्रॉप हो रहा होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हम एक जगह पे बैठे होते हैं, वहां पे हमारे फुल सिग्नल्स आ रहे होते हैं, कभी कभार ऐसा हो रहा होता है कि वहां पे सिग्नल नहीं आ रहे होते। तो ये क्यों हो रहा होता है? तो यूजुअली ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि हमें ये बात पता है कि हम एक इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनके पास बड़े बड़े कम्युनिकेशन टावर्स हैं, तो वेव्स आपस में एक दूसरे से जाते जाते हुए इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, दैट इज बेसिकली बेंडिंग इंटरफेरेंस। अब वो अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तो सिग्नल बूस्ट अप हो जाता है, अगर वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं तो सिग्नल बूस्ट अप नहीं होता। ये बताएं, ये बात समझ में आती है? नहीं सर, ये पॉइंट रिपीट करिएगा। बेटा ताजफीन, कौन सा पॉइंट रिपीट करना होगा? सिग्नल वाला, सिग्नल वाला। अच्छा, ओ, मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि हम अपने स्कूल में जहाँ पे होते हैं वहाँ पे कभी हम एक जगह पे मिसाल के तौर पे कोर्ट यार्ड में बैठे हुए हैं या क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो कभी सिग्नल्स हमें रिसीव हो रहे होते हैं, कभी सिग्नल हमें रिसीव नहीं हो रहे होते। तो क्यों ऐसा हो रहा होता है? बिकॉज हम जिस इलाके में हैं वहाँ पे बहुत सारे जो है वो हेवी इंडस्ट्रीज हैं, उनके कम्युनिकेशन टावर्स हैं। वो कम्युनिकेशन टावर्स जो वेव जनरेट कर रहे होते हैं वो आपस में क्या कर रही होती है? इंटरफेयर। अगर वो इंटरफेयर कर रही होती है तो उस इंटरफेरेंस में कभी वो अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, तो वेव सिग्नल एनहांस हो जाता है, तक रीच आउट कर जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, तो ये होता है कि वेव सिग्नल खत्म हो जाता है और हमारे सिग्नल स्टॉप हो जाते हैं या चले ही जाते हैं। अच्छा, अब आप सबको ये समझ में आता है कि ये क्या बना हुआ है, मैं भी आपसे क्या डिस्कस कर रहा था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है? इफ देयर इज एनी सर मुझे डबल स्लिट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंट ही सही से समझ में नहीं आया। अच्छा, ओके, आपको क्या कंफ्यूजन है, सवाल कीजिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन की। जी, डाइफ्रैक्टेड लाइट और वो डाइफ्रैक्टेड लाइट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। लाइट बेंड हो रही है? लाइट बेंडिंग वाला तो आपने बता दिया कि वो क्या कहते हैं, वेवलेंथ एक दूसरे को वो क्या कहते हैं, अफेक्ट करती है। वेवलेंथ एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करती, वेव एक जगह से पास होने के लिए बेंड होती है, दैट इज डायफ्रैक्शन, जो किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में होती है। जैसे आप रिफ्रैक्शन कहते हैं, लेकिन अगर एजेस के ऊपर हो तो फिर डायफ्रैक्शन होता है। मुझे बता, सर ये बेंडिंग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या स्पेसिफिकली समझ में नहीं सर ये करवाते क्यों एक्सपेरिमेंट? आया? बेटा इसके लिए क्लास को जल्दी ज्वाइन करना चाहिए था। सर जल्दी किया था, मुझे ये समझ नहीं आया ये करवाते क्यों है। इसका कोई बाकी में से जवाब देगा बेवकूफों में से कि मैंने ये क्यों करवाया, बताया? सर ये वही है ना, न्यूटन वाला। न्यूटन वाला मतलब? मतलब वो न्यूटन को इन्होंने जो चैलेंज किया था, न्यूटन ने बोला था एक पार्टिकल होता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो दो जवाब दे सकता हूँ बिलाल इसके में। एक तो ये कि इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़ाहिर है सिलेबस का वाटा पड़ना है। सीधा सा जवाब। दूसरा जवाब, क्यों करते हैं भाई? इसलिए करते हैं ताकि पता चले कि वेव इंटरफेयर करती है तो किधर करती है, कहाँ होता है, कैसे दिखता है, क्या बात होती है।
इंटरफेरेंस तो हम पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा, लेकिन उसको प्रूव करते हैं ना किसी एक्सपेरिमेंट से। फिजिक्स के अंदर तो हर चीज का एक एक्सपेरिमेंट होता है। तो थॉमस यंग ने सबसे पहले ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था। तो उनकी याद में उन्होंने जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने की कोशिश की थी, वो हम कर रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। इनिशियली पुराने जमाने में ये बिलीव था लोगों का, जो न्यूटन भाई ने दिया था, वो ये था कि लाइट तो एक पार्टिकल होता है, तो पार्टिकल तो कभी इंटरफेयर करता वर्ता नहीं है। तो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, तो थॉमस यंग ने इस चीज को चैलेंज किया था कि नहीं, लाइट पार्टिकल नहीं होती, लाइट इज अ वेव। और उन्होंने फिर ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट करके हमें दिया था जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम हटा भी दें, तो मैंने आपसे ये क्लास के शुरू में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कई सारी एग्जांपल शेयर की थी, जिसमें से मैंने कहा अगर हम मल्टीपल लाइट सोर्सेज रूम में यूज करते हैं तो वजह क्या है, बिकॉज हम चाहते हैं ज्यादा इल्यूमिनेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह से स्पीकर्स का कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं, हम मल्टीपल माइक्स यूज करते हैं, साउंड सोर्सेज यूज करते हैं, क्यों करते हैं? कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना चाहते हैं हम वेव को। इसी तरह से नॉइस कैंसिलेशन जो लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट्स पे होते हैं, ऐसे एयरफोन्स होते हैं जो नॉइस को, एक्सटर्नल नॉइस को कैंसिल करते हैं। ऐसे एयरफोन नहीं जो मोटे से होते हैं, कान को कवर कर लेते हैं, जिसमें बाहर की आवाज नहीं होती। ऐसे एयरफोन्स जो एक ऐसी वेव जनरेट करते हैं जो इंजन वाइब्रेशन को कैंसिल करते हैं, तो हम कहते हैं दैट इज जस्ट। इसी तरह से जो हमारे पास घर में अगर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे पास बिजली डायरेक्ट करंट की शक्ल में बन रही है, और हमारे घर में जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उनको अल्टरनेटिंग करंट चाहिए, तो हम वहां पे भी फिर एक अदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके वेव क्रिएट करते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो आजकल हम जानते हैं और कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटर। लेकिन ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थॉमस यंग का एक्सपेरिमेंट इसको सबसे पहले वेरीफाई करता है। ठीक है बेटा बिलाल, एनी क्वेश्चन? जी सर। जी बेटा रयान, ये यंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, जो लोग खामोश हैं, इसका मतलब है कि उनको समझ में आ चुका है, मैं उनको इग्नोर करके आगे चला जाऊँ। सही सर, आगे बढ़ जाए, समझ में आ गया। अच्छा, अगर किसी को ये टेंशन है ना कि कोई बात मिस हो जाएगी, तो ये क्लास भी रिकॉर्डेड है, वो आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, ये स्लाइड्स भी आपके पास है, ये भी सब आपको मिल जाएगा। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स नोट पे समझना है। अगर आप ज्यादा परेशान होंगे ना कि पता नहीं क्या क्या लिखा हो, तो फिर तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इस टॉपिक की जान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप रिलैक्स रहेंगे, सिर्फ सुनेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा कि आपको मजे की चीज। ओके। अच्छा, वेव से एम्पलीट्यूड नहीं, इंटेंसिटी जो है ना वो चेंज होगी, जो कोहेरेंट होगी बाद में। अगर कोहेरेंट नहीं होगी रैन, तो फिर इंटरफेरेंस नहीं हो सकेगा। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं कि दो वेव इंटरफेयर कर रही है, इसका मतलब है कि वो कोहेरेंट होंगी। मैंने ये इस तरह से याद रखा था जब मेरे टीचर पढ़ा रहे थे मुझे, कि हमारे अम्मी अब्बा जो है ना हमारी जिंदगी में इंटरफेयर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बा और हम एक ही डीएनए की पैदावार होता है, तो हम एक ही जैसे होते हैं। ऐसा तो नहीं है बराबर वाले अंकल पूछना शुरू कर देंगे, भाई दानियाल तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो मैं उनको फिर सही से जवाब दूंगा। क्योंकि वो कोहेरेंट नहीं है ना, वो अपने बच्चों से बात करे, मेरे अम्मा अब्बा है मेरे लिए, तो कोहेरेंट होना जरूरी है इंटरफेरेंस के लिए। और कोई सवाल? नो सवाल, एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, वी कैन नाउ मूव ऑन। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। तो ये था जो थॉमस डन को स्क्रीन पे कार्टून मिला, यानी कि अब आपको ये दिखाना मकसद है कि थॉमस यंग ने क्या किया था। तो थॉमस यंग के पास एक लाइट सोर्स थी, ठीक है, उससे उन्होंने दो वेव्स जनरेट करवाई और एक स्क्रीन रखी, जो कि आपको नजर आ रही है कि ब्लैक स्क्रीन है, लेकिन इसके ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? ऑल्टरनेट। ये है मजे की चीज, ऑल्टरनेट डार्क
या ब्लैक एंड वाइट पैचेस नजर आए। अब जरा समझो इससे कि क्या समझ में आता तुम्हें वाइट पैचेस। तो भाईजान हमें ये समझ में आता है कि जहां पे हमारे पास डार्क है वहां पे क्या हुआ है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। जहां पे हमारे पास वाइट लाइट है वहां पे क्या हुआ है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो लाइट तो हर जगह पहुंच गई होगी ना हमारे हिसाब से, यानी कि इस स्क्रीन के ऊपर हर जगह पे लाइट सोर्स आ रही है। लेकिन आप देखें, कमाल देखें अल्लाह ताला का कि लाइट सोर्स आ तो हर जगह पे रही है, बट क्या हो रहा है, वो ये रहा है कि आपको कहीं कहीं डार्क भी मिल रहा है, कहीं कहीं ब्राइट भी मिल रहा है। तो इस एविडेंस को थॉमस यंग ने प्रेजेंट किया था कि लाइट क्या है भाई, लाइट इज अ वेव। कुछ समझ आएगी क्या क्या? तो अब जो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले इसमें पैचेस हैं, उनको हम पैच नहीं कहते, उनको हम कहते हैं फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वालों को भी कहते हैं फ्रिंज। तो फिर दोनों फ्रिंजेस में क्या फर्क होता है? फ्रिंजेस में फर्क ये होता है कि कुछ होती है ब्राइट फ्रिंजेस और कुछ होती है डार्क फ्रिंजेस। इस जमाने में बात करता है आपसे एकदम ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट बैंड कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया है वहां पे भी। फिर डार्क फ्रिंज, डार्क बैंड डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया। ठीक है, फिर एक और बड़े मजे की बात कर लेते हैं आप लोगों से। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाए यहाँ पे, तो व्हाट यू सी इज अ ब्राइट फ्रिंज राइट एट द सेंटर ऑफ दिस, राइट एट द सेंटर ऑलवेज। तो इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर मैक्सिमम फ्रिंज। इसका नाम रखा है हमने जीरो ऑर्डर, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे। फिर अगर ब्राइट के ऊपर, पहले ब्राइट के ऊपर तो वो होगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फिर होगा सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम, फिर होगा थर्ड ऑर्डर मैक्सिमम, फिर होगा फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमम। ठीक है, इसी तरह से नीचे जाएंगे तो वो होगा फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। मैक्सिमम वाले सारे ब्राइट है। ठीक है, लेकिन क्या कोई जीरो ऑर्डर मिनिमम है? तो आंसर इज नहीं, कोई चीज जीरो ऑर्डर मिनिमम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई जीरो ऑर्डर तो बीच में था ना, बिल्कुल ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। बीच में क्या है? बीच में हमारे पास मैक्सिमम है। तो जहां सेंटर ऑफ द स्क्रीन है वहां पे हमेशा वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, स्क्रीन सेंटर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पे हमेशा, और वहां पे हमेशा ब्राइट बैंड। फिर एक सवाल ये आ सकता है कि सर ये बताएं कि पहला डार्क क्या होगा। तो जीरो के ऊपर वाला ये जो इलाका है ना, ये वाला है, ये होगा फर्स्ट डार्क। तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम कहते हैं इसको, मैक्सिमम नहीं कहते हैं। कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम। ठीक है, तो दूसरे वाले डार्क को क्या कहेंगे? सेकंड ऑर्डर मिनिमम। तीसरे वाले डार्क को क्या कहेंगे? थर्ड ऑर्डर मिनिमम। आसान। जीरो ऑर्डर को क्यों जीरो ऑर्डर कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे पहले है, सबसे बीच में, राइट एट दी सेंटर ऑफ दिस। कहाँ से हम काउंटिंग शुरू करेंगे? जैसे वो इस स्क्रीन का ओरिजिन है, जीरो जीरो कोऑर्डिनेट्स में। गुड। अच्छा, अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं मुझसे तो कोई बात नहीं, आप हैंड रेस कर दें अगर समझ में आ गया। ताकि कम से कम मुझे ये फीलिंग आए कि किसी को कुछ आ गया समझ समझ। या नहीं आया समझ। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से, इस एक्सपेरिमेंट से ये जो वेव पैटर्न था ये ऑब्टेन किया स्क्रीन का ही, लेकिन सही है ये। तो 21 में से आप लोगों को समझ में आ गया, बाकी लोग सो रहे हैं। भाईजान आप मेरी मजबूरी समझो, मैं आप लोगों की शक्ल देख नहीं सकता, वरना मैं शक्ल देख के अंदाजा लगा लेता कि आपको क्या पसंद है। मैं शक्ल नहीं देख सर सकता। उसको स्क्रीन रिकॉर्ड वो क्या कहते हैं, कैमरा ऑन कर लो। नहीं नहीं, मुझे शक्ल नहीं देखनी, नहीं बिल्कुल भी नहीं देखनी। मुझे सिर्फ आपके हैंड रेस चाहिए बस।
ठीक है, गुड हो गया, सीन ऑन हो गया। अब अगर आप लोग खामोश होंगे तो इसका मतलब है कि आप लोगों को समझ में आ गया, मैं आगे चला जाऊँ। ठीक है, मैं ज्यादा तंग नहीं करूंगा आपको। अब आते हैं कि हम इस एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब कैलकुलेशन करते हैं। तो जहाँ आप कैलकुलेशन हम ये करते हैं, कैलकुलेशन किस तरह से हम करते हैं, कैलकुलेशन का फॉर्मूला एक ही है जो आपको समझाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह अब ए लेवल्स वाले इतने अकलमंद हो गए हैं, आप लोग नहीं अकलमंद हुए, कैम्ब्रिज वाले अकलमंद हो गए कि उन्होंने इसकी डेरिवेशन हटा दी है। वरना हम यहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस करते थे, ट्राइंगल बनाते थे, उसके बाद कैलकुलेट करते थे कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो अब जो है वो हमारे सिलेबस में ये नहीं है। हमें मैं डायरेक्टली आपको ये समझाना है कि ये है। तो भाईजान लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। यहाँ पे वो नजर नहीं आ रही, लेकिन सोर्स कहाँ थी? यहाँ थी पीछे। तो इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा। ए क्या है? तो आंखें खोल के देखें, ए दो स्लिट्स का डिफरेंस है, स्लिट स्पेसिंग कहते हैं, दैट इज ए। क्या कहते हैं? स्लिट स्पेसिंग, डिफरेंस बिटवीन दी सेंटर्स ऑफ द स्लिट। इतने जांच के रखी हुई अपने। ठीक है, सही है, अच्छा ओके। फिर जनाब एक्स क्या है? एक्स आपको नजर आ रहा है दैट इज फ्रिंज विथ, फ्रिंज विथ, और वो भी आपको नजर आ रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, क्योंकि हमने ब्राइट फ्रिंजेस यूज किए। ठीक है जी, फ्रिंज विथ, ये एक्स, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, ये भी ब्राइट फ्रिंज है, में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। इसके बीच में क्या है? डार्क फ्रिंज है। तो इधर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हुआ, इधर डिस्ट्रक्शन हुई है, वेव तबाह बर्बाद हुई है। ठीक है, तो x इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। और d क्या है? d है डिस्टेंस फ्रॉम दी स्लिट्स टू दी स्क्रीन, ये रहा डिस्टेंस। अच्छा, अब इसके सवाल किस तरह से हो सकते हैं? सवाल नंबर एक, सवाल नंबर एक ये है कि अगर हम d बढ़ा दें तो मुझे जरा ये बताइए कि x पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। x ज्यादा हो जाएगा, d बढ़ जाएगा। क्यों भाई? इस फॉर्मूला में d को सब्जेक्ट बना लो, ax ओवर लैम्डा। क्या ख्याल है? डी ज्यादा एक्स ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डी कम ए कम, सॉरी एक्स कम, एम आई राइट? अच्छा, दूसरा सवाल कर लेते हैं। अगर मैं वेवलेंथ ऑफ द सोर्स बढ़ा दूं तो मुझे जरा ये बताओ कि एक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अगेन एक्स ज्यादा हो जाएगा, एक्स भी बढ़ेगा। जबरदस्त। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं भाई ये काम कर दूं, तो ये बताओ कि डी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो डी कम कम हो हो डी जाएगा। जाएगा, डायरेक्टली डी प्रोपोर्शनल है। कम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये सारी बातें चाइनीज लगेंगी कि क्या होगा। सर, ऐसे जो आपने डायग्राम दिखाई है उसके हिसाब से तो एक को भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक को तो चेंज नहीं होनी चाहिए जो आपने डायग्राम दिखाई है। ये एक apparatus के लिए तो एक ही होगा ना। मतलब वो डी चेंज होगा तो ए सेम रहना चाहिए ना। क्लास कौन सी है? बच्चों के नाम तो बताएं। ये मिस फिर हम साइन करेंगे, मैं बता रहा हूँ मिस, फिर हम साइन करेंगे। जी उनको छोड़ो। ठीक है अब्दुल्ला, यू गॉट योर आंसर। एक apparatus के लिए तो ये कांस्टेंट होगा, मैं दूसरे apparatus के लिए चेंज कर सकता हूँ। यानी कि एक जगह पे मैं स्लेट स्पेसिंग ज्यादा कर लूँ, एक जगह पे मैं कम कर लूँ। ओके सर। ठीक है, तो चेंज हम कोई दो चीजें करेंगे, ये अपने दिमाग के बिल्कुल सेंटर में डालना है। इस फॉर्मूला में टोटल आपको कितने वेरिएबल्स नजर आते हैं? 4। आप कितने चेंज करेंगे? 2, बाकी 2 कांस्टेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ एक साथ चेंज करें, अगर सब कुछ आप एक साथ चेंज कर देंगे तो फिर तो ये फॉर्मूला वैलिड। तो एनी टू कैन बी चेंज्ड एंड द रिलेशनशिप ऑफ द अदर टू इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। ठीक है, उसमें वो टेंशन, ये हो गई एक बात। अब आते हैं थोड़ी और मजे की बातों के साथ आपके पास। तो ये सारा वो है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको पढ़ लें अभी 2 मिनट में तो अभी फायदा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैंने ये कह दिया कि ये बाद में पढ़ लेना तो वो बात कभी आएगी नहीं। तो अभी पढ़ लिया, वरना मैं एक काम करता हूँ ना, मैं रीड कर देता हूँ। व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स इज प्लेस्ड बिहाइंड अ सिंगल स्लिट, द लाइट इज डायफ्रैक्टेड प्रोड्यूसिंग टू लाइट सोर्सेज एट द डबल slits A and B. This is what we have done. Since both light sources originate from the same primary source, they are coherent and will therefore create a
observable interference pattern. ठीक है, both reflected lights from the double slits create an interference pattern made up of bright and dark fringes. The wavelength of the light can be calculated from the interference pattern in experiment setup. These are related using the double slit equation which you just saw. सर कोहेरेंट क्या होता है? Sorry, कोहेरेंट क्या होता है? coherent जिनके पास same frequency, same wavelength, same amplitude. अच्छा, ठीक है, अब आते हैं कि डायफ्रैक्शन की हमें बात करनी है आपसे। तो डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या है? तो डायफ्रैक्शन बेसिकली ये है, अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले 2 मिनट देखें इससे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है यहाँ पे जिसके ऊपर मैंने कलर किया, जो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करती, लाइट को क्या करती है, लाइट को डायफ्रैक्ट करके बेंड करती है। अब ये क्या हो सकता है? यूजुअली ये बेसिकली एक तरह का आप समझ लो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ठीक है, इसके ऊपर ना डिफरेंट लाइंस ओपेक मटेरियल के हम लगा देते हैं, ओपेक मटेरियल कोट कर देते हैं। और ये मैं जितना बड़ा आपको दिखा रहा हूँ ना, इतना बड़ा होता नहीं है, ये 1 मिलीमीटर में कई लाख लाइंस होती हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अब अगर आपसे मैंने कंप्यूटर की बात की है तो आप लोगों को समझ आना चाहिए था, कंप्यूटर के अंदर भी एक ऐसी चीज होती है जो हम यूज कर रहे होते हैं, कंप्यूटर में बार बार डेटा सेविंग के लिए डाल रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, डेटा उस पर सेव भी कर रहे होते हैं। दैट इज बेसिकली व्हाट हैपेंस इफ दैट्स लाइट एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर लाइट सोर्स है, लाइट रेज आ रही है, तो अब वो यहाँ से डायफ्रैक्ट करती हैं। डायफ्रैक्शन के बाद वो क्या करती है, फिर आगे मल्टीपल उसमें सेपरेट हो गई है, किसमें, मल्टीपल फ्रिंजेस में, तो वो इंटरफेयर करेंगे। यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस नजर आएगा। तो मान लो कि ये S1 और S2 थी, जो अभी आप पहले देख रहे थे, स्लिट 1 और स्लिट 2, तो इसमें कई सारी स्लिट्स हैं। ठीक है, ये हो गई सबसे पहली तो कहानी है। दूसरी बात, अब हम यहाँ इस सेपरेटस में क्या देख रहे हैं, हम इस सेपरेटस में ये देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये कह रहा है कि यहाँ से कोई व्हाइट लाइट आई है, और वो व्हाइट लाइट इस डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग के ऊपर इंसिडेंट है, और फिर वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड हो रही है, और एक स्क्रीन के ऊपर क्या बना रहा है, पैटर्न बना रहा है। तो अब इसमें आपको मैंने एक तीर से 2 बातें समझाने की कोशिश की है। एक तो मैंने आपको बेंडिंग दिखा दी, ठीक है, दूसरी मैंने आपको क्या भी दिखा दी, डिस्पर्जन भी दिखा दिया, तीसरा मैंने आपको पता है क्या भी दिखा दिया, इंटरफेरेंस भी दिखा दिया। पहले तो नोट करो, जो बिल्कुल सेंट्रल लाइन है, बिल्कुल सेंट्रल लाइन, वो क्या है, वो तो वाइट है, ये, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल लाइन तो वाइट है, येलोइश वाइट लग रहा है लेकिन ये वाइट है, क्योंकि वाइट लाइट आई थी बीच में से, तो वो बिल्कुल भी डायरेक्ट नहीं। उसके बाद आपको ये डार्क रीजन नजर आ रहे, तो ये क्या होगा बताओ, इंटरफेरेंस, और वो भी कौन सा, डिस्ट्रक्टिव। क्यों माना, क्योंकि वेव्स यहाँ पे बहुत सारी थी ना, तो वो कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या नजर आ रहा है, उसके बाद फिर नजर आ रहा है हमें यहाँ पे कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये वायलेट होगा, और ये नजर आ रहा है रेड, है ना, तो वायलेट टू रेड ही स्पेक्ट होना चाहिए था व्हाइट लाइट को। फिर गैप, डार्क अंधेरा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर क्या नजर आ रहा है, फिर नजर आ रहा है कुछ नहीं, वायलेट टाइप की चीज है। उसके बाद क्या नजर आ रहा है, रेड। ठीक हो गया इसे। तो पहला स्पेक्ट्रम ये था, दूसरा स्पेक्ट्रम ये है। तो ये कहा, ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, M2 और M1। और M2 और M1 के बीच का इलाका जहाँ अंधेरा है, क्या हालत के अंधेरे हैं वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गई बात। तो आपने बेंडिंग देखी, आपने